मेरी नंद 21 साल की थी। जब भी कॉलेज से वापस आती अपना पेट पकड़कर रोने लगती। जब भी डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती थी साफ साफ मना कर देती। मुझे शक हुआ तो मैंने एक दाई को अपने घर बुलाया, नंद का चेकअप करवाया तो गांव की दाई सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी कि आज ही इसकी शादी मेरे 15 साल के बेटे से करवा दो, नहीं तो मर जाएगी। मैं तो डर गई और उसकी शादी दाई के बेटे से करवा दी। शादी के 2 दिन बाद ही वो ठीक होने लगी। एक दिन राज जानने के लिए मैंने चुपके से उसके कमरे में जाकर अलमारी में छुप गई, क्योंकि वह 14 साल का बच्चा। मेरा नाम रीना है। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था। भैया और भाभी मेरे लिए सब कुछ थे। भैया और भाभी कभी भी नंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते थे। उनकी तो हमेशा ही कोशिश रहती थी कि वह अपने नंद के लिए अच्छा से अच्छा करे। उनकी नंद हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। लेकिन कभी कभी भाई की बहन भाभी की नंद भी कोटा सिक्का निकल जाती है। मेरी नंद की ज़िंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। 21 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान नंद के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया था। हम 2 बहनें थे। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वह हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी। एक दिन मेरी सहेली की दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास फ़ोन है और वो किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीत गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद चुपके से दूसरे कमरे में चली जाती थी। वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। जब मैंने सबकी वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती अगर मेरी पढ़ाई से जान छूट जाती। तो मैंने बहन से कहा, मेरी तो आखिरी इच्छा थी कि तुम आगे पढ़ो। मेरा तो सपना था तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। लेकिन जवाब में उसने मुझसे कहा कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदल जाते हैं। एक दिन मेरी भाभी बिस्तर साफ़ कर रही थी। उन्हें मेरे बिस्तर में मोबाइल मिला। मुझसे पूछने लगी कि यह मोबाइल किसका है। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे नहीं पता यह मोबाइल किसका है और कहाँ से आया, कैसे आया। मेरी बहन बोली कि भाभी यह झूठ बोल रही है, इसका ही है मोबाइल। मैंने खुद यह मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। मोबाइल उसी समय अपने पास रख लिया और मेरी बहन यह सब कुछ देखकर रोने लगी। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था। इन सब के बाद भाभी ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी थी। जब भैया ने मुझसे पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ तो भाभी ने उससे कह दिया, एग्ज़ाम होने वाले हैं तो ये घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है, आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। एक दिन भैया ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हमें अपनी बहन की शादी कर दें, वह बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता भैया के दोस्त के घर पर हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्ज़ी से ही हुआ था, लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। भाभी ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन वह भाभी की बात नहीं मानी। उस समय भाभी को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही हूँ। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था, क्योंकि सारा सच भाभी के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद भैया से कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। किसी भी हाल में वह अपने दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी
उन लोगों के घर में खाने पीने को तो कुछ भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने वह कैसे पूरा कर सकते हैं। भैया ने कहा, मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब तो पूरब की नौकरी लगने वाली है। वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वह सब तुम दोनों बहनों का ही है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर आदी रहने लगी। अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं फांसी लगा लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में नीरज से शादी नहीं करूँगी। दीदी की बात सुनकर मेरी भाभी बहुत ज़्यादा परेशान है। भैया के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले वह अपनी बेटी की शादी कर दें, लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी, मैं नीरज से कुछ बात करना जा रही हूँ। भाभी ने कहा, रीना को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी, आखिर कब तक मुझे आप याद करके रखेंगे। आप बेफिक्र रहें, घर से भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर घर से चली गई और शाम को वापस आई। जब वापस आई तो मेरी भाभी भी उन्हें देखकर खुश हो गई और सोच रही थी कि शायद नीरज ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि नीरज भी दीदी को पसंद करते थे। इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे बहुत लाड प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलने जा रही है। नंद तो भैया भाभी की इज्जत और मान सम्मान होती है और अपने भैया और भाभी के खातिर तो अपनी जान भी दे देती है, पर कुछ नंद ऐसी भी होती है जो नहीं देती है। यह भी नहीं सोचती है कि उनके भैया भाभी ने अपनी सारी ज़िंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी नीरज अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन भैया को यह बात नहीं पता था, क्योंकि यह बात उस समय बहुत गलत समझी जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है नीरज हो, लेकिन जब मैं घर आई तो नीरज तो हमारे घर पर ही बैठे थे। भाभी को भी अब पता चल चुका था। प्लीज़ दे दे, उनसे झूठ बोल रही थी। भाभी ने अपने इज्जत की खातिर नीरज से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई है। दीदी के पास अब मोबाइल, और उन्होंने बताया था कि मोबाइल उन्हें उनके मंगेतर ने दिया है। उस दिन भी हुआ घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वह अब कभी भी सच नहीं बोल सकती। सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। नीरज पढ़े लिखे थे और उन्हें नौकरी मिलने वाले थे। दोस्त के घर की हालत अच्छे नहीं थे और भी रहते थे। आज डेट फिक्स करने आए थे। भैया और भाभी ने उन्हें 1 महीने के बाद की तारीख दे दी थी। दीदी घर पर आए तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उनके सर पर हाथ रखने लगी और उनकी भलाई लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। भाभी ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं अपने दीदी के कमरे में चली आई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी और चेक कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया। तुम लोग कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा। मैं किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। मैं से कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नीरज से शादी करना नहीं चाहती? क्या कमी है उसमें? तो कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम्हें उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन भी दीदी को बहुत समझाया कि भैया को आप पर बहुत मान है, वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमसे जो भी कहा है हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें भैया की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। भाभी भी कमरे में आ गए
और उनके हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम मेरी नंद हो, लेकिन बेटी से बढ़कर माना है। बेटी, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और यह शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे में चली गई और भैया के पास गई और भैया से कहा कि रीना की शादी नीरज से कर दे। मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं तो अपने नंद के लड़के से ही शादी करूँगी। भैया ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। भैया की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। भाभी ने भैया को समझाया कि आप फिक्र ना करें, अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चे से गलतियां हो जाती है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। भैया ने कहा, मुझे लग रहा था कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला कर रखेगी, लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो। अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ज़िंदगी भर इसे माफ़ नहीं करूँगा। अगर इसे अपने मर्ज़ी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, इससे कहो कि इस लड़की को यहाँ बुलाए। मैं उसी दिन उससे शादी उस लड़के से करके विदा कर दूंगा। इसके बाद हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही मेरे घर में वापस आएगी। तुम भी उसे भूल जाना और सिर्फ याद रखना कि हमारी एक ही बहन है। ये सुनकर मेरी भाभी रोने लगी, लेकिन जब दीदी की यह बात पता चली तो उन्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी, बस एक बार मेरी शादी हो जाए, मैं भैया को खुद मना लूँगी। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर ज़मीन पर नहीं थे, वह तो आसमान में उड़ रहे थे। जब दीदी ने उस लड़की को बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। भाई आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वह अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और लड़का भी दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में बीमार रहने लगी और इसी बीच नीरज को सब कुछ पता चल गया था। नीरज इस बारे में दीदी से बात करने आया तो दीदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। कहने लगी, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। नीरज जो दीदी का मंगेतर था, शादी के लिए कहा था, तुमने क्यों मना नहीं किया? अगर तुम्हें शादी मुझसे करनी नहीं थी तो तुम उस समय इनकार कर देती। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता, पर अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारी हो चुकी है। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उसे लड़के के घर भी गई जहाँ वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तब मजबूर होकर दीदी को भैया का फ़ैसला मानना पड़ा। भैया ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह सबके साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर वह बाहर नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। आप घर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगी। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। भाभी और भैया ने उन्हें समझाया कि भैया और भाभी कभी भी अपनी बहन या नंद के लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं करते। भैया भाभी तो हमेशा अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं। नीरज एक बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वो लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह तुमसे बात करने के लिए आता। उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखाबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को भी खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। भैया भी बहुत खुश थे। भैया ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मुझे भाभी भी करती थी। यह सब बहुत अचानक हुआ था। वह लोगों को जानती थी और वह बहुत अच्छे लोग हैं।
वही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। भाभी ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ है, तुम्हें पसंद करता है। कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। मेरी ननद तो बहुत खुश नसीब है। मुझे खुशी हो रही थी कि लड़के ने अपना रिश्ता भेजा है। उसने मुझसे पहले देखा रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चल गया तो वह बहुत गुस्से में कहने लगी, मैं तो आपकी सौतेली बहन हूँ। मेरी एक कांगड़ा लड़के के साथ शादी कर रहे हैं। उसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना, नीरज की बहुत जल्द अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर भरोसा है। और तुम भी। एक दिन मेरी मामी घर आई और अपनी बहन से बात करवाई। उसी दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद यह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि वह कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाले। मेरी बहन की शादी के दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालात में बैठी थी। मेरी कनिज कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। भाभी ने उन लोगों को बहाना बनाया और दीदी को वहाँ से ले गई। अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि आने वाले पल में सब लोग पर क्या क़यामत टूटने वाले हैं। जैसे ही बारात आई, सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी दूल्हे को बुलाने के लिए कहा, मेरी भाभी मेरी दीदी को कहने लगी, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वह वहाँ से भाग चुकी थी। जाते हुए वह एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझसे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही भैया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। भैया के दोस्त और उनकी फैमिली को भी पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वह तो अपने भैया की इज्जत उतार चुकी थी। भैया रोते रोते कह रहे थे, मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी कमी रह गई मेरी परवरिश में जो मेरी बहन ने एक बार में मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, इससे क्या कहूँगा। मेरी बहन अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। भैया के दोस्त ने कहा, तुम फिक्र मत करो, रीना हमारी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती तो क्या हुआ, दूसरी बेटी बन सकती है। बाबा ने मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी थी। यह सुनकर मैं अपने भाभी के गले लग कर रोने लगी। मैंने भाभी से मना किया कि ऐसा नहीं करें। भैया ने भी अपने दोस्त से कहा कि रीना की मंगनी हो चुकी है। मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। भैया के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। उनसे कह देना कि रीना की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी नीरज से शादी हो गई, जिस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? क्यों हमें अपना हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ, भैया और भाभी अपनी इज्जत के खातिर अपने दूसरे बहन के सपनों को तोड़ कर रख देते हैं। मेरी बहन के लिए की गई सज़ा मुझे मिली थी और खुद न जाने कहाँ चली गई। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। भैया ने कहा कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी है। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
काश जब दीदी ने बार बार शादी के लिए मना किया था तभी यह लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जब मैं अपने मायके जाती तब भाभी मुझे समझाने लगती। भैया भी मुझसे अब और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैं भैया की इज्जत बचाई थी। भैया ने मुझसे कहा कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती है वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति का दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया। नीरज मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत शरीफ लड़का है। अभी वह सब में से उसके दिल को चोट पहुँची है। तुम देखना एक समय आएगा तुम मुझसे खुद कहोगी कि भैया आपने मेरे लिए अच्छा फ़ैसला किया था। मैं भैया के गले लगाकर रोने लगी। मैं ऐसी कोशिश में लगी रहती कि क्या अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत सकूंगी। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी नंदी मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था कि मेरी बहन ने उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। वह अब अपना गुस्सा मुझ पर दिखा रही थी। अब मेरे पति की नौकरी लग गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी, तो मेरे ससुर ने कहा कि रीना के एक कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। लेकिन सब लोगों ने यह बात हवा में उड़ा दी थी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती थी तो वह मुझसे धुतकार दिया करते थे। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह मेरे भैया से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद भाभी की कॉल आई। खबर मिली कि भैया का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं अपने चक्राकार वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी भाभी को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे भैया की लाश वहाँ पड़ी थी और सब लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे जवान बेटी घर से भाग गई। भाई बेचारा कब तक बेइज्जती बर्दाश्त करता, और पता नहीं लोग क्या क्या बात कर रहे थे। भाभी की हालात भी बहुत ख़राब थी। वह भाभी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आऊं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी भाभी मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन भाभी को ऐसी हालात नहीं थे कि वह अपने घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फ़ोटो जिसके किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह मुझसे भेजी गई। मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मेरी यह फ़ोटो इस लड़के के पास कैसे गई। अब वह मुझे फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वह वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरे पति को पता ना चल जाए, इसलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। वह अब मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा इसी डर में रहती थी कि कहीं वह लड़का यह फ़ोटो मेरे पति को ना सेंड कर दे और मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी के कॉल आई और वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे भैया के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा ऐसी क्या बात है बताइए।
मुझे उन्होंने बताया कि जिसमें तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फ़ोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ। उसने यह सब तुम्हारे भैया की जायदाद के लिए किया था और उसने यह सब तुम्हारे भैया की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे भैया के पास कितनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन सही समझती थी कि उसे सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए वह लड़का कहता था कि वह वही करती है और उसी के कहने से शादी वाले दिन वह घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ रीना के नाम पर है। तुम्हारे भैया ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था एक से शादी कर लूँगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूँगा। इस तरह से तुम्हारे भैया की लाखों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया। तो उस लड़के ने तुम्हारे फ़ोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर भी तुम्हारी फ़ोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा था शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तुम घबराकर फ़ोन काट देती और फ़ोन बंद कर देती थी। तो मैं यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर के इन्फॉर्मेशन निकलवाई। मैं उस तक पहुंच गया जिस दिन तुम्हारे भैया की डेथ हुई थी। उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास कॉल आया था और वह मुझे अपने लिए किया कि माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है कि अपने भाई से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो रीना के नाम पर है। मैं कहाँ से लेकर ला कर दूँ उसे पैसे? उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया है। वह लड़का अब जेल में है। पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा तुम्हारे भैया एक बार मुझसे कहा था कि कभी भी मेरी बहन पर शक मत करना, इसलिए नहीं कि वह मेरी बहन है, बल्कि इस वजह से उसने अपने भाई की इज्जत बचाई है और वह हमारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूल कर रीना को अपने गले लगा लो, क्योंकि जो बहन भाई की इज्जत के खातिर अपना सर झुका देती है वह बहुत पाक दामन और मोहब्बत करने वाली होती है, तो कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे भैया ने मुझे सही कहा कि नीरज बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। वह अब डर डर के ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 2 बच्चे थे। इससे बड़ी बेटी थी। जब वह मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे परिवार वाले और मैं बहुत खुश थे, पर अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाई से भी लड़ती रहती थी और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं वह पूछती तो वह कहती कि मम्मा
आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी पढ़ रही थी और अभी हमारा उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मना करने के बाद भी बार बार हमारे घर पर रिश्ता लेकर आने लगे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन निकाली तो सब कुछ सुनकर मेरी आंखें पति की फटी रह गई। इतने सालों बाद आज मेरा पति अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आई तो अपना पेट पकड़ रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उनसे कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी एक गांव की मशहूर दाई है, क्यों ना उसे घर पर बुलाकर अपनी बेटी का चेकअप करवा लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर का खाना खाने से मना करती थी। जब दाई मेरी बेटी का चेकअप किया तो उनकी बातें सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे से करवा दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे यह बात बहुत हैरान कर दी थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या राज हो सकती है। इसलिए मजबूर होकर एक दिन मैं अपने बेटी के कमरे में चुपके से झांक रही थी। वहाँ कोई 14 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था, और वह उसी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया और उसके साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपने गांव की दाई की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं जिस पर भरोसा करती हूँ उसने ही मेरे भरोसे को तोड़ कर दिया। मेरी दाई के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मामा मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने भैया और भाभी को धोखा दिया था और भाग गई थी। और यह लड़का तो ऐसा नाग है जो कभी भी डसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको प्यार नहीं मिला तो आप मुझे प्यार क्यों नहीं छीनना चाहती। मन से बिल्कुल सही रहती है, आप दूसरों का हक छीन लेती हैं। मेरे पति ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले, क्योंकि वह नीरज के हालात बहुत बदल चुके थे। नीरज के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था और वह जिस वजह से मेरी बहन से नीरज से शादी करने के लिए मना की थी, आज वो सब कुछ मेरे पास था। लेकिन सब कुछ नसीबों का खेल होता है। जब मेरी बहन ने उसे समझाया था कि वह यह बात नहीं समझी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वह अपने हाथ पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। जब हमने उसके रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया और पेट के दर्द का नाटक करके मुझे बेवकूफ़ बनाया। वह भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। कभी अपनी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मामा मैं भटक गई थी, मासी ने मुझे आपके खिलाफ़ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी कहा था सब कुछ गलत था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ़ नहीं किया और कहने लगी हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, हमारी बेटी से भूल हो गई, इसे माफ़ कर दो। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ़ कर दिया और
सब लोग खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। भला हो मेरे भैया और भाभी का, जो हम 2 बहनों के खातिर भैया और भाभी अपनी खुद की औलाद को जन्म नहीं दिया। अगर हमारी खुशी के खातिर अपना खुद का गला घोट सकते हैं तो क्या हम लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता हम उन्हें खुश रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। अभी भी हमारे ज़माने में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के खातिर अपनी खुशियों को दबा देते हैं। ऐसे ही मेरे भैया और भाभी थे जो मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर हम दोनों बहनों को पाला था। धन्यवाद दोस्तों।